हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके महाराष्ट्र सेट 2024 एग्जाम में पूछे गए। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज जीरो देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन इज। जब एक डेटा में कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन लिखा है ना, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अगर जीरो हो जाता है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। आपके ऑप्शन है निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट, मैं लिख दे रहा हूँ आप सबके लिए, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3, इसी तरीके से xn तक जाएगा। यही है ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें से कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो ही आएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। कुछ चीज़ें और भी आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, एरिया, सेल्स पॉपुलेशन, ये सब कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन। आपको बताना है कि कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो किन के बीच में लाई करता है। आपके ऑप्शन है -4 से +4 के बीच में, -3 से +3 के बीच में, -2 से +2 के बीच में, या फिर -1 से +1 के बीच में। देखिए, कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो लाई करता है -3 से +3 के बीच में, और स्क्यूनेस को हम थर्ड मोमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्क्यूनेस जो है वो कौन सा मोमेंट है। और जो फॉर्मूला है उसको हम डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं कैपिटल जे से या फिर SKP, स्क्यूनेस जो है पियर्सन का। फॉर्मूला भी याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले आपसे। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, या फिर एक और फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखना। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। वेरीज बिटवीन -1 to +1, हैज़ नो लिमिट, कैन बी लेस देन 1, कैन बी मोर देन 1। कोरिलेशन, रिग्रेशन या जितने भी टॉपिक मैं इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सारे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं ब्रीफली आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। कोरिलेशन आपको पता है, ये डिग्री और डायरेक्शन बताता है। डिग्री का क्या मतलब है? जैसे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट लेवल ऑफ कोरिलेशन। डायरेक्शन बताता है कि आपका कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1 के बीच में। अगर मान लेते हैं कि कोरिलेशन की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है, तो इसे हम बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव। अगर r की वैल्यू +1 है तो ये परफेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 0 है तो इसे हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस यूजेस टू स्टडी। ऑप्शन है द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, द डेटा वेरिएबिलिटी,
द अल्टरनेटिव बेस्ट सॉल्यूशन, द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। देखिए रिग्रेशन जो है वो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टडी कर रहे हो ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ आवर्स स्टडी एंड एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर क्या हो जाएगा, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और नंबर ऑफ आवर्स स्टडी ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर आप कोई स्टडी कंडक्ट करते हो जो रिलेशनशिप फाइंड करना चाहता है कि कितने घंटे आप पढ़ाई करोगे उससे रिजल्ट पे, आपके जो एग्जाम स्कोर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपने कोई स्टडी कंडक्ट किया और उससे आपको एक रिजल्ट निकल के आया कि जो लोग ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं उनका जो एग्जाम स्कोर है वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस क्या बताएगा कि स्टडिंग मोर कॉजेस बेटर परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम्स, एग्जाम मार्क्स जो है या एग्जाम स्कोर है उसको ये बताएगा। तो ध्यान रखना कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कॉजल रिलेशन, कॉजल रिलेशन का क्या मतलब है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप ज़्यादा घंटा पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो ये कॉज है और उसका इफेक्ट क्या होगा, एग्जाम में आपके स्कोर ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रिग्रेशन पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने डिटेल में रिग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आप स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके भी पढ़ सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप रिग्रेशन एनालिसिस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन। देखिए मैंने आपको सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ाया है कि सैम्पलिंग टेक्निक होती हैं प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन नहीं है। आपके ऑप्शन है कोटा सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, क्लस्टर सैंपल या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हर एक आइटम को या हर एक सैंपल को सेलेक्ट करने का हमारे पास 100% चांस है। एवरी आइटम हैज़ 100% चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, जहाँ पे हर सैंपल के सेलेक्ट होने के 100% चांसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम जिस सैंपल को चाहेंगे उस सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, 100% चांस नहीं है सैंपल को सेलेक्ट करने का, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाता है, कोटा सैम्पलिंग आ जाता है, जजमेंटल सैम्पलिंग आ जाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, तो कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। कोटा का मतलब क्या है, एक नंबर फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे हमने ये कहा कि हमें 1000 सैंपल चाहिए, ठीक है, इसमें से 50% जो है वो मेल का डेटा चाहिए और 50% जो है वो फीमेल का डेटा चाहिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आपके ऑप्शन है अल्फा इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, बीटा इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। देखिए मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, बिना उसके आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, और हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखिए आपको एरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को अच्छी तरीके से समझ लोगे। देखिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ कहाँ पे लिखी गई है और उसका क्या मतलब है। तो अगर आपने ये डायग्राम अभी तक नहीं बनाया है तो जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे इस डायग्राम को बना के स्टिक कर लो और रोज एक बार रिवाइज करो, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। पहला एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। जैसे यहाँ पे लिखा है नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और नीचे लिखा है नल हाइपोथेसिस ट्रू है।
तो आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होना चाहिए। और दूसरा डिसीजन टेकन, जो भी रिसर्चर है इस केस में आप अपने आप को रिसर्चर मान सकते हैं। और आप ये सोचो कि आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है या फिर आपने एक्सेप्ट किया है। या तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने लिखा है फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है, आपने रिजेक्ट नहीं किया है। रिजेक्ट नहीं किया है इसका क्या मतलब है कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एरर की, कि टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर तब होता है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो उससे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। अब टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे अल्फा, या फिर इसे हम जानते हैं प्रोड्यूसर एरर, प्रोड्यूसर एरर, या फिर प्रोड्यूसर रिस्क। ये दो अलग अलग नाम हैं। या फिर इसे हम जानते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर इसे हम फॉल्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स एरर, या प्रोड्यूसर रिस्क, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर फॉल्स पॉजिटिव, या फिर एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट बनाते चलो, क्योंकि जब 150 लेक्चर हो जाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अपनी नोट्स को बनाते चलो ताकि बाद में आप आराम से रिवाइज कर सको। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। तो टाइप 2 एरर कब होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो व्हेन इट इज फॉल्स, या फिर ये कह सकते हैं कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसे हम कंज्यूमर रिस्क या फिर कंज्यूमर एरर इस नाम से भी जानते हैं। इसे हम एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कैसे आपको पता चलेगा कि फॉल्स नेगेटिव क्या है और फॉल्स पॉजिटिव क्या है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि देखिए फॉल्स तो दोनों में है, क्योंकि आप एरर कर रहे हो। फॉल्स का क्या मतलब है, एरर, यानी आप गलती कर रहे हो। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखो कि ट्रू का क्या मतलब है, पॉजिटिव, और फॉल्स का क्या मतलब है, नेगेटिव। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर है। इसका क्या मतलब है कि फॉल्स तो है ही क्योंकि एरर है, और पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है। ठीक है, और टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एरर है, और नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर हो गया और टाइप 2 एरर हो गया। अब बात करते हैं करेक्ट डिसीजन की। जब आप करेक्ट डिसीजन लेते हो, जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज फॉल्स, तो इसे हम बोलेंगे कि आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। इसे हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या फिर इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, या फिर इसे हम स्टैटिस्टिकल पावर भी कहते हैं। अब दूसरी करेक्ट डिसीजन की बात करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम करेक्ट डिसीजन कहते हैं। इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, इसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
तो अभी आपने सारी चीज़ों को समझा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, सारी चीज़ें आप समझे। तो वापस से सारे स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। अल्फा इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अल्फा जो है वो टाइप 1 एरर को ही कहा जाता है, टाइप 1 एरर को ही हम अल्फा कहते हैं, या फिर इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और ये 1%, 5% या 10% जनरली एज्यूम किया जाता है। बीटा इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, तो ये भी सही है, बीटा को हम टाइप 2 एरर कहते हैं या फिर एरर ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। और फोर्थ देख लेते हैं, 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। 1 माइनस बीटा को हम पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं या फिर इसे हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, ये गलत है। 1 माइनस अल्फा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी आपने लेक्चर में देखा किसे हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये देखिए आपके टाइप 1 एरर और जो 1 माइनस अल्फा है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका अल्फा 1 है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 99%। अगर अल्फा आपका 5% है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 95%। और अगर टाइप 1 आपका 10% है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 90% होगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सी वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड। आप कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं? आपके ऑप्शन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। देखिए नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट कैसे करते हैं, एच नॉट से या एच ओ आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। जैसे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज एंड एग्जाम स्कोर। तो देखिए नल हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट में। बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट अजम्पशन है, डिफ़ॉल्ट अजम्पशन हम मान लेते हैं कि हम जनरली नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं। जैसे नल हाइपोथेसिस का मैंने आपको बताया कि नो रिलेशन, नो इफेक्ट या नो डिफरेंस हम कह देते हैं, और उसका हमारा जो मेन अजम्पशन का जो एम होता है वो यही होता है कि आइदर हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनरली हम रिजेक्ट करते हैं। तो जब भी आप नल हाइपोथेसिस अपने रिसर्च में बनाएंगे तो आप उसको रिजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमने ये लिखा कि नल हाइपोथेसिस हमने ये बनाया, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल, अगर हमने ये नल हाइपोथेसिस बना लिया है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड एग्ज़ाम स्कोर, तो आप बताइए कि अगर कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज़ में और एग्ज़ाम स्कोर में, तो रिसर्च करने का मतलब ही क्या है? आपको लगता है ना कि कोई रिलेशन है, ज़्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम स्कोर भी आपका ज़्यादा आएगा। तो अगर कोई रिलेशन ही नहीं तो रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम जनरली ये चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ मेजर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है जो कि नेसेसरी तो है बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन वो खुद में किसी को गारंटी नहीं देती हैं कि जो वो मेजर कर रही हैं वो बेहतर, यानी वो टेस्ट खुद में सफिशिएंट नहीं। आपके ऑप्शन है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, मेजरमेंट, टेस्ट ऑफ सेंसिटिविटी। एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या हमने वही टेस्ट किया है, वेदर अ टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। फॉर एग्जांपल अगर हम मोटिवेशन मेजर करना चाहते हैं तो क्या हमने मोटिवेशन ही मेजर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी की पर्सनालिटी को मेजर कर लिया है मोटिवेशन के जगह पे, तो इसे हम टेस्ट ऑफ वैलिडिटी कहते हैं। मेजरमेंट आप जानते हैं, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और लेवल, जैसे विराट कोहली को हमने 18 नंबर दे दिया, तो एक तरीके का ये मेजरमेंट है।
नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि जो आप टेस्ट करना चाहते हो वही स्पेसिफिक चीज़ें आप मेजर कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि हम एक 100 लोगों के ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 100 लोग हैं, इन पे हमें टेस्ट करना है। जो 100 लोग में हैं इनमें से 20 लोग को कोई डिजीज़ है और 80 लोगों को नहीं है। 20 लोगों को है, 80 लोगों को ये डिजीज़ नहीं है। तो इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है उन 100 लोगों पे ये पता लगाने के लिए कि किन किन लोगों को ये डिजीज़ है। ये पता चलता है टेस्ट ऑफ सेंसिटिविटी के थ्रू। आखिरी ऑप्शन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, अगर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि अगर हम सेम कंडीशन में कोई चीज़ बार बार टेस्ट कर रहे हैं तो हमें सेम रिजल्ट आए। जैसे हमने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया, अगर आपका बी पॉजिटिव आया तो कई बार हम टेस्ट करेंगे तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो बी पॉजिटिव आएगा। तो जो रिलायबिलिटी है वो एक नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ऑफ द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ मेजर। तो यहाँ पे 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 8 white and 3 red balls. If 2 balls are drawn at random, find the probability that one is white and one is red. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 8 व्हाइट बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं, यानी टोटल कितने बॉल हैं 11। अगर हम उनमें से 2 बॉल एक साथ निकाल लेते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है व्हाइट बॉल होगा और एक रेड बॉल होगा। आपके ऑप्शन है 3/55, 28/55, 24/55 या 4/55। देखिए ये एक बॉक्स है, इसमें 8 जो है वो व्हाइट बॉल है और 3 जो है वो रेड बॉल है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम 2 बॉल रैंडमली पिक कर लें तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है वाइट होगा उसमें से और एक रेड होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास वाइट बॉल कितनी है 8, हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना वाइट बॉल चाहिए हमें 1, तो 8C1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ाया था। रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3, कितनी चाहिए 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास 11, 8 + 3 कितना हो जाएगा टोटल 11 बॉल्स। और कितनी बॉल हम निकाल रहे हैं 2 निकाल रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 3 का 24 और फिर 11C2 का क्या मतलब है 11 × 10/2 × 1, 2 कम 2, 2 × 10, 24, 11 × 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखो कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, स्पेस कहीं नहीं है, यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। 8C1 का क्या मतलब है, 8C1 का क्या मतलब है 8 × 1, क्योंकि यहाँ पे कितना वो बॉल चाहिए 1 चाहिए, अपॉन करेंगे 1। इसी तरीके से 3C1 का क्या मतलब है 3 × 1 अपॉन 1, समझ में है। जैसे यहाँ पे देखो 11C2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, हमें 2 बॉल निकाली है, 11 × फैक्टोरियल है बेसिकली, वापस करते हैं 2 अंक तक वापस लेके जाते हैं तो उल्टा करते हैं, 2 अंक यहाँ पे दिया हुआ है तो 11 × 10 और 2 दिया हुआ है तो 2 से उल्टा लेके जाएंगे यानी 2 × 1। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है 11C3 तो हम क्या करते हैं 11 × 10 × 9 और यहाँ पे क्या करते हैं 3 × 2 × 1, ये करते हैं। घबराओ मत, मैं प्रोबेबिलिटी पे जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24/55, तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो ये था स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।